Good morning, all of you. सर स्टार्ट करें। Yes, madam. Please start. नसरीन मैम माइक म्यूट कर लीजिए आपका। Good morning to all of you. First of all, I would like to seek the permission from our principal sir to commence this webinar. Yes, madam. Please start. Yes, sir. Now, I request all of you to gratitude towards the deity of wisdom, Goddess Ma Saraswati, through a prayer. Very good morning to one and all. I, myself, Twinkle Solanki, Assistant Professor, Department of Chemistry, extend a very warm welcome to our eminent speaker, Mr. Hitesh Mani sir, Assistant Professor, Department of Chemistry, Government College Anjar, Badwani, Patron and Principal sir, Dr. R.P. Yadav sir, our IQAC coordinator and head Department of Sociology, Dr. Pooja Tiwari ma'am, Dr. Sakshi Sahare ma'am, head Department of Physics, Mr. Praneeth Swaroop sir, head Department of Economics, Dr. Gautam Patil sir, head Department of Chemistry, Mr. Bhojraj Jhatpade sir, organizing secretary of this webinar, and all the participants and delegates in this one-day national webinar on CSIR NET JRF preparation strategy and tips, organized by Department of Chemistry, Government College Bichwa, Chhindwara. Now, I would like to call our main energy source,
respected principal sir for his blessing words. Sir, please. धन्यवाद मैडम। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम के तहत आयोजित इस एक दिवसीय वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में श्री हितेश वाणी जी, सहायक प्राध्यापक रसायन विज्ञान, शासकीय महाविद्यालय अंजड़, हमारे बीच उपस्थित है। महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं श्री वाणी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के नेशनल वेबिनार का विषय हमारे साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। विद्यार्थीगण प्रवेश लेने के बाद 2 साल पढ़ाई करते रहते हैं और CSIR, नेट, JRF की तैयारी करते रहते हैं। जितनी जानकारी उनको होती है, अगर सत्र आरंभ में उनको यह प्रशिक्षण दे दिया जाए कि उनको CSIR द्वारा आयोजित की जाने वाली नेट कैसे तैयारी कैसे की जाती है, कैसे स्ट्रेटेजी बना के किया जाना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए, तो विद्यार्थी 100% सफल होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और आज इस वेबिनार में महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के सहायक प्राध्यापक और इस वेबिनार के संयोजक मिस ट्विंकल सोलंकी और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भोजराज झरबड़े तथा रसायन शास्त्र विभाग के हमारे सभी विद्वान शिक्षक गण, डॉक्टर नसरीन अंजुम खान, डॉक्टर गौतम पाटिल, डॉक्टर अनिल अहरवार जी, पूरी टीम को इस मौके पर मैं बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए इतना बढ़िया कार्यक्रम, प्रासंगिक विषय चुना जो हमारे स्नातकोत्तर स्तर के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। मैं जानता हूं कि हमारे विद्यार्थी अगर उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता तो PG कंप्लीट करने के बाद वो तैयारी शुरू करते हैं और कंपटीशन की रेस में कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के द्वारा ये जो विषय चुना गया है और हमारे प्रमुख वक्ता श्री हितेश वाणी जी जो हमारे बीच एक्सपर्ट के रूप में उपस्थित है, उन्होंने महाविद्यालय का आमंत्रण स्वीकार किया। ये हमारे लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत लाभप्रद बात है। IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पूजा तिवारी मैडम जो महाविद्यालय विकास की रीढ़ की भूमिका में है, वो निरंतर IQAC टीम के साथ नई नई योजनाएं बनाती रहती हैं और अभी इसी श्रृंखला में ये वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। मैं मैडम को भी और अपनी पूरी टीम को, आयोजक टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि वे मन लगाकर इसको सीखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के वेबिनार में जो स्ट्रेटेजी और टिप्स की बात की जाएगी वो विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभप्रद होगी। कल टीम बहुत एक्सपर्ट टीम है। डॉक्टर कविता चहल मैडम और डॉक्टर अजीत डेहरिया जी को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। महाविद्यालय परिवार के सभी साथियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जैसे साइंस स्ट्रीम के लिए आज रसायन शास्त्र विभाग ने इनिशिएटिव लिया और मिस ट्विंकल सोलंकी के नेतृत्व में हमें वेबिनार कर रहे हैं, इसी तरह से आर्ट्स विषय के जो
के द्वारा कराया जाता है। यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी के लिए भी हम लोग इस तरीका का वेबिनार करेंगे, जिससे महाविद्यालय के गैर विज्ञान विषय के विद्यार्थी भी अपनी पूरी स्ट्रेटेजी के साथ इस प्रतियोगिता को बीट कर सके। इस वेबिनार में जुड़े हुए हमारे देश के विभिन्न कोने कोने से हमारे सभी सम्माननीय सहपाठीगण, सहभागीगण, विद्यार्थीगण और तमाम महाविद्यालयों के हमारे शिक्षकगण, इस वेबिनार में जितने लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, महाविद्यालय परिवार, हमारे खुद के महाविद्यालय परिवार के सभी साथीगण, आप सबका इस मौके पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार पुनः हमारे मुख्य वक्ता श्री हितेश वाणी जी, जो शासकीय महाविद्यालय अंजड़ में पदस्थ है और आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं पुनः स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह कार्यक्रम न केवल सफल होगा बल्कि हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायी होगा। मेरी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए ट्विंकल मैडम, आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई के लिए मैडम ट्विंकल सोलंकी, थैंक यू। Thank you very much, sir, for your wishes. Next, I would like to call our IKSC coordinator and head Department of Sociology, Dr. Pooja Tiwari ma'am, our main motivation to do such academic activity for her blessing words. Dr. Tiwari ma'am, please. थैंक यू मैडम, थैंक यू ट्विंकल। अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग द्वारा इस वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय और प्रमुख वक्ता श्री हितेश वाणी, शासकीय महाविद्यालय अंजड़ बड़वानी और समस्त जो जुड़े सहभागी हैं, उनका आईक्यूएसी प्रभारी होने के नाते हृदय से स्वागत करती हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि यह कार्यक्रम आपका पूर्णतः सफल रहे। पूरी टीम को लिए शुभकामनाएं देती हूँ और मैं प्रमुख वक्ता के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे विद्यार्थियों के लिए इतना अच्छा टॉपिक का चयन किया और मुझे आशा है कि पूरे विद्यार्थी हमारे जो हैं, वो चाहे साइंस आर्ट्स जो भी हो, सारे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। और इस अवसर पे मैं ट्विंकल सोलंकी मैडम और उनकी पूरी टीम, डॉक्टर नसरीन अंजुम खान, डॉक्टर पाटिल, डॉक्टर अहिरवार, डॉक्टर अजीत डहरिया सर, झरबड़े सर और कविता चहल मैडम को अपनी ओर से शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका यह कार्यक्रम पूर्णतः सफल रहे और अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल रहे, ताकि हमारे विद्यार्थी इससे अधिकतम जुड़े और वो लाभ उठा सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार शुभकामनाएं। थैंक यू मैडम। Thank you, ma'am. As always, your words inspired us. Thank you, ma'am. Moving ahead, without wasting time, I would like to call Dr. Anil Kumar Ahirwar, sir, Assistant Professor, Department of Chemistry, to introduce and invite a resource person, Mr. Hitesh Mani, sir, for his talk. Ahirwar, sir, over to you. अनम्यूट कीजिए सर। ओके, थैंक यू। आप सभी को मेरा अभिवादन और नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुमार अहिरवार, सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र, शासकीय महाविद्यालय बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। आप सभी को मैं हितेश वाणी जी का संक्षिप्त परिचय करा रहा हूं। आप वर्तमान में सहायक प्राध्यापक पद पर, रसायन शास्त्र के पद पर शासकीय महाविद्यालय अंजड़, जिला बड़वानी में पदस्थ हैं। आपने स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से प्राप्त की है। आपने 4 बार CSIR नेट एवं 2 बार
JRF नेट क्लियर किया है। आपके मार्गदर्शन में 25 से 30 स्टूडेंट का चयन नेट एवं सेट में हुआ। आपके ही मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश का प्राध्यापक शास्त्र 12 अभ्यर्थियों का चयन किया है। आपने 2012 में गेट भी क्लियर किया है। आपने अपने विषय की वो सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं जो भारत सरकार द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आयोजित की जाती हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बहुत ही धनी हैं। आपके द्वारा प्रत्येक एग्जाम क्लियर की गई है। आपका जो लेक्चर है आज का, मैं समझता हूं उन सब विद्यार्थियों को जिनका सपना होता है उच्च शिक्षा में पहुंचना, वो चाहे स्टेट हो या आपकी सेंट्रल हो, आपका प्रोफेसर बनने का सपना विदाउट नेट क्लियर नहीं हो सकता है। अतः उसके मार्गदर्शन के लिए इनका व्यक्तित्व बहुत ही धनी है। आपने स्वयं ही कई बार ये सारी एग्जाम क्लियर किए हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि विद्यार्थियों के साथ साथ उन प्रोफेसरों का जो नवनियुक्त प्रोफेसर आए हैं जो चाहते हैं कि मेरे विद्यार्थी आगे चलकर हायर एजुकेशन में अपनी सेवाएं दें, तो उनके लिए भी आपका जो व्याख्यान है बहुत ही सारगर्भित होगा। और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में इतने सिलेक्शन हो चुके हैं, नेट JRF क्लियर हुआ है, तो हमारे यहाँ आपके स्टाफ भी उनका वो करे। तो मैं अब आवाज देना चाहता हूं अंत में कि वाणी सर मेरा अभिवादन स्वीकार करें, अपना व्याख्यान प्रस्तुत, जिससे विद्यार्थी साथ हम टीचरों बहुत बहुत धन्यवाद अहिरवार सर। सबसे पहले मैं इस एम आई ऑडिबल Yes, sir. Yes, sir. ओके सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गवर्नमेंट कॉलेज बिछुआ प्रिंसिपल डॉक्टर RP यादव सर का कि उन्होंने पूरे इस वेबिनार को आशीर्वचन से अभिभूत किया। और उसके बाद थैंक्स टू डॉक्टर पूजा तिवारी मैडम, IQAC कोऑर्डिनेटर, गवर्नमेंट कॉलेज बिछुआ, and again thanks to the organizing secretary Mr. Bhojraj Jarbade ji, and thanks to all technical experts Dr. Kavita Chahal and Dr. Ajit Dehria sir. सभी को धन्यवाद। और स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर अनिल कुमार अहिरवार which who introduced myself कि मैंने ये एग्जाम दिया है और ये एग्जाम क्लियर किया है। इससे निश्चित रूप से जो भी हमारे विद्यार्थी सुन रहे हैं इसे उन्हें एक पॉजिटिव टेम्परामेंट मिलेगा कि नहीं, सर ने यदि किया है तो हम भी कर सकते हैं, और सर ने यदि करवाया है तो हमें भी वो करवाएंगे। इन्हीं शुभकामना और ब्लेसिंग्स के साथ हम इस वेबिनार की शुरुआत करते हैं। और इस वेबिनार का जो हेडिंग है और जो मेन टॉपिक है वो है CSIR नेट और JRF। मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा। ट्विंकल मैडम स्क्रीन दिख पा रही है? Yes, sir. ओके तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स को CSIR के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आखिर CSIR है क्या, क्या चीज होती है CSIR और इसका फुल फॉर्म क्या है। क्योंकि हम यदि फुल स्क्रीन कर लीजिए सर। अरे बंद ही हो गया।
सर ने फुल स्क्रीन की तो बंद कर दिया। हाँ अब हो रहा है। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो पा रही है? ट्विंकल मैडम, कहाँ शेयर हो रही Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, बात sir. करते हैं कि CSIR Yes, sir. Yes, sir. क्या है। CSIR होता क्या Sir, है? minimize हो गया है। मिनिमाइज हो गया, एक मिनट। है? अब आ रहा है। अब देखिए मैडम, हाँ सर, अब आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं हमारे जो जुड़े हुए स्टूडेंट और जो श्रोतागण हैं उन्हें CSIR का फुल फॉर्म बताना चाहता हूं कि CSIR होता क्या है। CSIR एक साइंटिफिक एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, विच इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इसका जो हेड ऑफिस है वो है न्यू दिल्ली में, और भारत के तमाम हिस्सों में इसके रीजनल ऑफिस भी हैं, रीजनल लैब्स हैं, जहां पर बेसिकली रिसर्च का काम होता है कि इंडस्ट्रियल रिसर्च क्या होती है। बहुत ज्यादा जल्दी होगी हमें यदि हम रिसर्च के बारे में बात करें तो, लेकिन उसके पहले कि CSIR का जो मेन रोल है वो क्या करेगी और नेट का इससे क्या कनेक्शन है, आखिर क्यों हमें CSIR के बारे में समझाया जा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरी बात को आप ध्यान से समझें कि सबसे पहले यदि हम नेट के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हम ये समझ लें कि CSIR का फुल फॉर्म क्या होगा। CSIR के बाद मैं नेट से इसको कनेक्ट करता हूं कि जो CSIR एजेंसी है वो बहुत बड़े स्केल पर, ये कहे कि भारत में सबसे बड़े स्केल की यदि रिसर्च एजेंसी की बात करूं तो वो CSIR ही है, जो मुख्य रूप से साइंस स्ट्रीम की रिसर्च में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। और इसी साइंस के अंदर हमारे युवाओं को रिसर्च से जोड़ने के लिए ये नेट एग्जाम कंडक्ट करवाती है। चूंकि पहले ये नेट एग्जाम CSIR खुद कंडक्ट करवाता था, लेकिन अब ये जो नेट का एग्जाम है वो एक एजेंसी को हैंड ओवर कर दिया गया है, विच इज नॉन एज NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इट इज कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेट पूरे साल में कितनी बार होता है, एक सवाल हमारे मन में होता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नेट का जो एग्जाम है वो साल में 2 बार होता है। हालांकि कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से या 1.5 साल से इसके शेड्यूल में कुछ गड़बड़ी आई है। अदरवाइज यदि हम यूजुअल बात करें सामान्य रूप से, तो सामान्य रूप से इसकी जो एग्जाम है वो जून और जुलाई में होती है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को, चूंकि मुझे लगभग इस फील्ड में 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरे पास वो तमाम सवाल भी होंगे जो संभावित बच्चों के दिमाग में होते हैं, और उनके आंसर्स भी मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से क्लियर कर पाऊं। तो उस बच्चों के मन में एक सवाल होता है कि सर JRF क्या होता है और LS क्या होता है, क्योंकि नेट जहां आता है वहां JRF की बात आ जाती है, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन यहाँ ये समझने वाली बहुत महत्वपूर्ण बात होगी कि ये जो नेट का एग्जाम है ये एक ही एग्जाम होता है, चाहे आप उसको JRF के लिए कहें चाहे आप उसको LS के लिए कहें। LS इज द लेक्चररशिप और JRF होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जैसे मेरे स्लाइड में देख पा रहे हैं आप कि नेट के 2 पार्ट हैं, एग्जाम एक ही होगा। मैं आप फिर क्लियर कर दूं कि एग्जाम एक ही होगा, लेकिन उसके अंदर 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा होगा JRF और एक हिस्सा होगा LS। LS मीन्स होता है लेक्चररशिप और JRF मीन्स होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। क्या मसला है JRF का और LS का, थोड़ा सा हम ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं। जब आप एक एग्जाम देते हैं नेट का, तो जब आप फॉर्म भरते हैं नेट का, तब आपको उसमें ये चूज करना होता है कि आप अपना एग्जाम जो दे रहे हैं वो JRF के लिए दे रहे हैं या LS के लिए दे रहे हैं। अब यहाँ पर बात यह आती है कि कौन JRF देगा और कौन LS देगा, क्या एलिजिबिलिटी है JRF देने की और क्या एलिजिबिलिटी है LS देने की, और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि JRF जो होता है वो बेसिकली
एज बाउंडेड होता है। एज बाउंडेड से मेरा मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एज लिमिट CSIR ने डिसाइड की है कि इस एज लिमिट तक के लोग ही केवल JRF के लिए एलिजिबल होंगे और LS के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। मतलब ये कहें आसान से शब्दों में हम हमारे विद्यार्थियों को बताएं कि LS आप जीवन के किसी भी पड़ाव के लिए नेट दे सकते हैं, लेकिन JRF के लिए आपकी उम्र का बंधन बहुत मायने रखता है। आखिर क्या है वो उम्र का बंधन और क्या है वो एलिजिबिलिटी जिससे हम नेट में एंटर कर पाएंगे? तो हु आर एलिजिबल, कौन इसके लिए पात्र होगा? तो कैंडिडेट्स विलिंग टू अप्लाई फॉर CSIR UGC नेट मस्ट पोजेसेस MSc डिग्री। यहाँ पर चूंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज बिछुआ से कनेक्ट हूँ, उसके वेबिनार की बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ अदर डिग्रीज की मैं कम बात करूंगा। वी आर फोकसिंग ऑन द MSc और इक्विवेलेंट डिग्री। आखिर MSc जो पजेसेस, देखिए बात यहाँ हो रही है कि जिस भी बच्चे ने, जिस भी विद्यार्थी ने MSc के अंदर एनरोल कर लिया है, मतलब MSc में वो रजिस्टर्ड हो गया है, वो हर विद्यार्थी नेट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल माना जाता है। मैं फिर एक बार बता दूं, नेट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल माना जाता है। MSc पास करने के बाद उसकी एलिजिबिलिटी में टर्म जुड़ जाती है कि उसकी MSc जो है वो कम से कम 55% मार्क्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए। 55 मार्क्स टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। तो यहाँ पर पास होने के बाद ये एक बाउंडेड कंडीशन जुड़ती है। अब बच्चों के मन में एक सवाल उठेगा कि सर हम तो अभी MSc कर रहे हैं, तो हम क्या परसेंटेज डालेंगे? तो जब आप एग्जाम के लिए फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे फॉर्म में, तो वहां पर आपको बिल्कुल ये चीज आती है, एक RA का कॉलम आता है और एक डिग्री कंप्लीटेड आती है। जब आप RA का कॉलम अप्लाई करेंगे, उस पर टिक करेंगे, तो वो RA का मतलब होता है रिजल्ट अवेटेड। उसका ये मतलब मान लिया जाता है कि बच्चे ने अभी केवल MSc रनिंग में है, उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो वो पूरा तरह से परसेंटेज नहीं बता सकता। लेकिन अब एक दूसरा सवाल दिमाग में ये आएगा कि सर यदि हमने RA के लिए अप्लाई कर दिया और हमने मान लीजिए नेट निकाल लिया और हमारे 55% मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा? तो मेरे विद्यार्थियों, यहाँ समझने वाली बात ये होगी कि यदि आपके 55 मार्क्स नहीं आए, 55% मार्क्स आपने गेन नहीं किए और आपने नेट निकाल लिया और आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो जब आपसे डॉक्यूमेंट CSIR बुलवाएगा तो वहां से आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं फिर से MSc करना होगी या जो भी उसकी नेक्स्ट प्रोसीजर होगी वो आपको करना पड़ेगी। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें यदि MSc के दौरान हमारा नेट निकलता है तो ये पूरी कोशिश करना है कि हमारे कम से कम 55% मार्क्स आए। और यहाँ एक सरप्राइजिंग फैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी बंदा जो नेट निकालता है या नेट क्लियर करता है, उसमें इतनी एलिजिबिलिटी होती है कि वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 55% मार्क्स से पास हो जाए। ठीक है, तो ऐसे केसेस बहुत कम बनते हैं, लगभग मेरी नजर में अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं आया है। और यदि मैं हमारे मध्य प्रदेश की बात करूं तो मुझे लगता है कि परसेंटेज बनाना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। अब उम्र के बंधन की, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उम्र का बंधन केवल JRF कैटेगरी के लिए होता है। जब आप JRF के लिए अप्लाई करेंगे तब आपको उम्र अपनी बतानी होगी, और उम्र बताने के साथ साथ उसमें एक चीज ये आती है कि यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप JRF के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सो योर एज शुड बी अप टू 28 ईयर्स। 28 साल के बाद आप JRF के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जबकि मेरे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ रिलैक्सेशन, कुछ रिजर्वेशन या रिजर्व कैटेगरी को दिए गए हैं, जिसमें फीमेल कैंडिडेट्स भी हैं, इनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है, और OBC को जो नॉन क्रीमी लेयर है उन्हें 3 साल का अपना रिलैक्सेशन दिया है। यहाँ OBC के लिए मैं थोड़ी सी एक बात हाईलाइट करना चाहूंगा, वो ये है कि OBC में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में OBC में आते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं आते हैं वो OBC में। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जब भी फॉर्म अप्लाई करें अनरिजर्व कैटेगरी में ही अप्लाई करें, क्योंकि यदि आपकी लिस्टिंग, आपकी जो कास्ट है उसकी लिस्टिंग यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं है तो वो सर्टिफिकेट आपकी CSIR रिलीज नहीं करेगी।
ठीक है। इसके बाद मैंने जैसा आपको पिछली बार स्लाइड में बताया कि देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर लेक्चरशिप, इट्स ओनली एलिजिबल एंड सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी इश्यूड CSIR नेट। तो यहाँ पे ये समझना होगा कि लेक्चरशिप का सर्टिफिकेट पाने के लिए आपकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है। तो आप कहने का मेरा मतलब ये है कि पूरी लाइफ टाइम तक आप कौन से एग्जाम दे सकते हैं, LS के लिए एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं। CSIR आखिर ये एग्जाम क्यों करवाता है, इसका क्या पर्पस है कि साल में 2 बार ये एग्जाम करवाता है। तो CSIR का बेसिकली जो मोटिव है, जो टारगेट है, वो ये है कि दिस बाय ईयरली बेसिस फॉर दोस्त टू वांट्स टू मेक देयर करियर इन रिसर्च एंड लेक्चरशिप फील्ड। मैंने जैसा आपको बताया कि कुछ लोग होते हैं जिनको MSc के दौरान ही माइंड सेट बन जाता है कि उन्हें रिसर्च में आगे जाना है, या यूं कहूं कि उन्हें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ही अपना करियर जो है बनाना है। तो ऐसे लोग अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, और वो इस एग्जाम का पर्पस भी है कि या तो हम हमारे PG वाले बच्चों को रिसर्च के फील्ड में आगे ले जाएं, या उन्हें पढ़ाने की या लेक्चरशिप की फील्ड में। लेकिन अभी आप जान रहे हैं कि लगभग रिसर्च सभी के लिए जरूरी हो गया। एक नई गाइडलाइन UGC की जो आई है, उसमें PhD को लगभग अनिवार्य कर दिया गया है, और साथ में नेट भी अब अनिवार्यता की श्रेणी में आ रहा है। तो मेरे ख्याल से भी आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस एग्जाम की तैयारी करना ही चाहिए। The next point is the purpose of CSIR net is to examine the knowledge of candidates to holding the position of lecturer or researcher. CSIR का जो मेन मोटिव है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का, वो यही है कि बच्चा अपने सब्जेक्ट के प्रति, जिसमें उसने PG किया है, उसके प्रति वो बहुत अच्छे तरीके से अपना लॉजिकल अप्रोच बना सके, एक लॉजिकल माइंड सेटअप बना सके कि कोई चीज होती है तो क्यों होती है, और कोई चीज नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, और हमारे समाज से, हमारी सोसाइटी से उसका क्या लेना देना है। यदि वो इतना मनन करके अपने PG को कंप्लीट करेगा तो निश्चित रूप से इस एग्जाम में वो सफल होगा। हियर वी विल डील विद द बेसिकली CSIR नेट के अंदर मैं चूंकि केमिकल साइंसेस की जो स्ट्रीम है उसे फॉलो करता था, और मेरा जो पूरा गाइडेंस है वो केमिस्ट्री के MSc केमिस्ट्री के बच्चों को लेकर ही है यहाँ पर, क्योंकि यदि हम CSIR की बात करें तो लगभग 5-6 सब्जेक्ट में नेट का एग्जाम कराता है, और सभी के लिए एग्जाम का पैटर्न, हर जो मैं कहूंगा कि हर स्ट्रीम के लिए एग्जाम का पैटर्न कुछ अलग है, क्वेश्चन वाइज और कुछ तो वो हम जो है कि साइट पे या गूगल पे देख सकते हैं। यहाँ मेरा जो डीलिंग होगा वो केमिकल साइंसेस से होगा। तो जितने भी केमिस्ट्री के बच्चे हैं वो ध्यान से इस चीज को समझें कि हम किसी भी एग्जाम की जब ये कहें कि शुरुआत करते हैं कि मुझे ये एग्जाम देना है या इसके लिए अप्लाई करना है, तो उसके एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत जरूरी। कुछ लोग ऐसा मैंने देखा है अपने करियर में कि कुछ लोग बस ये है कि घर वालों को बोलना है कि मुझे नेट देना है या नेट निकालना है, तो केवल एक डिटर्मिनेशन करने से कि नेट देना है या नेट निकालना है आपको ये कहूं कि सक्सेस मिल जाएगा, ये थोड़ा सा कहना ज्यादा जल्दबाजी होगी। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो मेरे विद्यार्थियों, यहाँ हम बात कर रहे हैं केमिकल साइंसेस की, केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री के अंदर जो पैटर्न की बात कर रहा हूं यहाँ पर, ये मल्टीपल चॉइस जो है पैटर्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पैटर्न है। मल्टीपल चॉइस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होंगे उसमें पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, मतलब एक ही पेपर के अंदर तीनों पार्ट होंगे। पहले ये एग्जाम जो है ऑफलाइन मोड पे हुआ करता था, लेकिन CSIR ने जब से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एग्जाम कंडक्ट करना हैंड ओवर किया है, तब से वो उसे ऑनलाइन एग्जाम करवाता है, लेकिन पैटर्न यही चलता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ठीक है, पार्ट ए में क्या आता है, पार्ट बी में क्या आता है, पार्ट सी में क्या आता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पार्ट ए की मैं पहले बात करूंगा।
तो दिस पार्ट कंटेन्स 20 क्वेश्चंस। इस पार्ट के अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं बच्चों? 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको कोई से भी 15 क्वेश्चंस करना है। यहाँ पर मेरी बात को बिल्कुल बारीकी से समझिएगा कि कोई से भी 15 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन का कितना नंबर है? 2 नंबर, और पूरे एग्जाम में 25%, 0.25% की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब 0.25% का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसको OMR में, या आपने उसको ऑप्ट किया, और वो यदि गलत हो गया, तो इस पार्ट से हर एक गलती पर, हर एक क्वेश्चन की गलती पर आपको आधा नंबर, वो आपके कमाए हुए नंबर में से, आपने जितना पॉइंट अर्न किया है उसमें से इसको कट कर देंगे। कितना? आधा नंबर वो कट कर देंगे। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि अभी जब हम इस वेबिनार के जस्ट बाद डाउट सेशन रखेंगे तो उसमें बच्चों के यही क्वेश्चन आएंगे। मैं बता देता हूँ पॉसिबल क्वेश्चंस क्या है, और उनके आंसर्स को मैं अपने प्रेजेंटेशन में ही शामिल कर रहा हूँ। बच्चा ये पूछेगा कि सर हम यहाँ ये जो लिखा है यू कैन डू ओनली 15 क्वेश्चन, तो इसका क्या मतलब हो? हमें 15 करना है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप चाहे तो 1 करें, आप चाहे तो 2 करें, आप चाहे तो 3 करें, लेकिन यहाँ ये जो लिमिट दी है 15 क्वेश्चन की, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस है। क्या है? मैक्सिमम क्वेश्चंस। मतलब यदि आपने पार्ट ए के अंदर गलती से 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए, तो ध्यान रखिएगा कि केवल फर्स्ट 15 जो आपने अटेम्प्ट किए वही आपकी मार्किंग में इवेल्युएट होंगे, उन्हीं का मूल्यांकन होगा, ठीक है। 16वें क्वेश्चन का कोई मूल्यांकन नहीं होगा। हालांकि ऑनलाइन सिस्टम में अब 15 से ज्यादा आप ऑप्ट कर ही नहीं पाएंगे, ये एक सिस्टम बन गया है, चूंकि ऑनलाइन का बेसिक एडवांटेज है। अब बात करता हूं कि पार्ट बी में क्या है। पार्ट बी में 40 क्वेश्चन है। 40 में से आपको कोई से भी 35 क्वेश्चन करना है, और हर एक की मार्किंग 2 नंबर की होगी। यहां पर भी रॉन्ग आंसर की पेनल्टी, जिसको आप अपनी भाषा में नेगेटिव मार्किंग कहते हैं, वो 0.25% की होती है। मतलब आधा नंबर यहां भी आपका कट होता है। और यहाँ पर भी जैसा मैं आपको पहले एक पार्ट में भी बताया कि कोई मैंडेटरी, कोई आवश्यक शर्त नहीं है कि आपको 35 क्वेश्चन करना ही है। आपकी मर्जी होती है तो आप 1 करो, आपकी मर्जी होती है तो आप 2 करो, आपकी मर्जी होती है तो पूरा पार्ट छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नाउ हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। ये पार्ट 60 क्वेश्चन कंटेंट करता है। मतलब इस पार्ट के अंदर टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे, और आप कोई से भी 25 क्वेश्चन यहाँ कर सकते हैं। हर क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो 4 नंबर का होगा, और पेनल्टी की बात करूं तो उतना ही % पेनल्टी होगी। लेकिन यहाँ देखिए 4 नंबर पे 0.25% लगेगी। मतलब यदि आप एक गलत क्वेश्चन पार्ट सी में करते हैं, तो आपके कमाए हुए नंबर में से, आपने जितने भी अर्न किए उन नंबर में से 1 नंबर माइनस होगा हर गलत आंसर पर, ठीक है। और यहाँ पर भी जैसा कि बात करें कि कितना मैंडेटरी कंडीशन क्या है, तो मैंडेटरी कंडीशन अटेम्प्ट करने की कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो 1 क्वेश्चन करो, आप चाहो तो 25 करो, और आप चाहो तो 10 करो। ये आपकी स्ट्रेटेजी पर है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट इस पार्ट से करना चाहते हैं। अब हम बात करें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, कि कितने मार्क्स का पेपर होता है और किस तरह से इस तीनों पार्ट में इसको डिवाइडेड किया गया है। तो यदि मैं बात करूं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैंने जैसा आपको बताया कि पार्ट ए के अंदर आप मैक्सिमम 15 क्वेश्चन कर सकते हैं, और हर क्वेश्चन का जो है 2 नंबर है। तो इसलिए ये पार्ट आपके कितने मार्क्स का हो गया? 30 मार्क्स का। टोटल पेपर पे ध्यान देना आप, यदि आप येलो लाइन देख पा रहे हैं, तो फुल पेपर कंटेन्स 200 मार्क्स। मतलब आपका जो पूर्णांक होगा, जिसको आप अपनी भाषा में कहते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि 200 नंबर का ये पेपर है। अब 200 नंबर का डिवाइडेशन, बाइफर्केशन देख लेते हैं कि किस तरह से हो रहा है ये। तो पार्ट ए आपका जो है 30 नंबर का है। मतलब 15 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम करना है, ठीक है। मैक्सिमम अटेम्प्टिंग कितनी है? 15। तो हर क्वेश्चन का 2 नंबर, मतलब 30 नंबर का पार्ट ए हो गया। पार्ट बी के अंदर 35 क्वेश्चंस थे, तो 2 नंबर का ये हुआ। तो इस तरह ये 70 मार्क्स पार्ट बी, और
पार्ट सी की बात करूं तो 25 क्वेश्चन यहाँ पर मैक्सिमम आप कर सकते थे, और उन्होंने इस तरह से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनाया है, तो लगभग 100 नंबर, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, 100 नंबर आपके पार्ट सी कवर कर रहा है। मतलब यदि इस स्लाइड में आप थोड़ा सा एनालिसिस करें तो ये कह सकते हैं कि पूरी परीक्षा का मतलब उसको आधी परीक्षा या आधा हिस्सा कौन सा है, पार्ट सी है। सो हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे इस पार्ट पर, क्योंकि यहीं से हमारी आधी जीत लगभग तय होगी। अब बात आती है कि पार्ट ए में क्या पूछा जाता है, पार्ट बी में क्या पूछा जाता है, पार्ट सी में क्या पूछा जाता है। बहुत इजी और आसान से शब्दों में आपको मैं बताऊं कि आजकल जो एग्जाम के पैटर्न चल रहे हैं, कुछ लोग बैंकिंग वगैरह में सब में एग्जाम की तैयारियां करते रहते हैं अपने ग्रेजुएशन मोड से ही। उनको मैं बताऊं कि पार्ट ए जो होता है, पार्ट ए के अंदर जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और कोई 15 आप कर सकते हैं, उसके अंदर एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होते हैं। अब ये एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, इसमें कुछ भी कह सकते हैं कि कुछ तार्किक क्षमता वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे कि राम की उम्र शाम से इतनी ज्यादा है, और इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये पूछते हैं। और यहाँ पर मैं ये कहूं कि बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट कर पाना कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ा सा आज भी मुश्किल बना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर उन्हें 20 क्वेश्चन बनाना होते हैं। वो कोई भी रीजनिंग वाले या लॉजिकल या कोडिंग डी कोडिंग के इस तरह के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ये डिजाइन करते हैं। तो पार्ट ए हैविंग टोटली एप्टीट्यूड पोर्शन विच इज नॉन प्रेडिक्टेबल, जिसको हम ये व्याख्या नहीं कर सकते कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करता हूं मैं केमिस्ट्री के बच्चे ध्यान देंगे कि पार्ट बी जिसके अंदर कितने क्वेश्चन थे, लगभग 40 क्वेश्चन थे, और आपको उसमें से कोई से भी 33 करना थे, और हर एक का नंबर 2 था। तो 70 नंबर का ये वेटेज रखता है पार्ट बी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रिपीटेड 70 मार्क्स का पार्ट बी है, और इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगी केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, और उस ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको ये पढ़ना है कि केमिस्ट्री किस लेवल की आएगी। तो यहाँ समझना है कि केमिस्ट्री यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन लेवल की होगी, जो आपने अपना ग्रेजुएशन स्नातक की डिग्री प्राप्त की है उसकी जो भी किताबें पढ़ी। हालांकि मध्य प्रदेश का एक दुर्भाग्य है कि यहाँ पर किताबों से पढ़ाई कम होती है, बच्चे नोट्स पढ़ के पास हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा एक गलत ट्रेंड सा बन गया है। मैं हमारे जितने भी केमिस्ट्री के प्रोफेसर से इस बात को सुन पा रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि बच्चों को कम से कम हम पढ़ने की आदत उनके अंदर एक गुड प्रैक्टिसेस के अंदर लें, और कोशिश करें कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने सेल्फ नोट्स बनाएं, ताकि वो हर टॉपिक को एक समराइज वे में प्रेजेंट कर पाए। अब बात करता हूं पार्ट सी की। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा पार्ट बी के कंपैरिजन में। पार्ट बी ऑब्वियसली बात है 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो थोड़ी सी हार्डनेस कम होगी, और पार्ट सी 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर थोड़ी सी हार्डनेस ज्यादा होगी। So this part consists of questions having postgraduate level and research and analytical based. अब एनालिटिकल बेस्ड यहाँ लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ना है। मैं आपको फिर बता दूं, एनालिटिकल बेस्ड का मतलब ये है कि हम यदि बहुत एक आसान से शब्दों में छोटा सा एग्जांपल दे के समझाऊं कि आपको यदि ये कहा जाए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ऑब्वियसली बात है आप जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लेंगे। तो इसको हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि हमने रट लिया। लेकिन यदि आपसे सडन ये पूछा जाए कि भारत के 16वें प्रधानमंत्री कौन थे या कौन है, एनालिसिस नहीं किया कि कौन से नंबर पे कौन बन रहा है, हमने ये देखा कि प्रथम द्वितीय तृतीय। ठीक है, तो ये एक एनालिटिकल बेस्ड स्टडी होती है, जो कि मैंने अपने स्टूडेंट्स में ये फीड किया है कि वो एनालिटिकल और लॉजिकल टाइप का सोचे थोड़ा सा, ताकि उनकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई हो वो सिस्टमेटिक बन पाए। मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगा कि हम यदि हिंदी भाषी प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर एमएससी के अंदर 55% बनाना मतलब एक तरह से मजाक में भी बन जाता है। और ये कहें कि साउथ इंडिया की मैं बात यदि करूं, कंपैरिजन करूं, या इंग्लिश अंग्रेजी भाषी जो राज्य हैं उनकी मैं बात करूं, तो वहां पर
एमएससी या पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% बनाने में भी ये कह सकते हैं कि बहुत टफनेस फील होती है। उसका कारण ये है कि वो लोग पूरा बुक्स से स्टडी करते हैं, उनके पास कोई नोट्स या ये कहूँ कि यूनिवर्सिटी इस तरह की डिजाइन नहीं करती, क्वेश्चन सीनियर का नोट्स उठा लो, वहां पर बहुत लॉजिकल पढ़ाई होती है। और इसीलिए जब हमारे यहाँ के बंदे, हमारे एमपी 60, 70 और 80% इन पीजी, मतलब क्या आप इतने स्पेशलिस्ट हैं केमिस्ट्री के कि आपके 80% बन गए। तो जब इंटरव्यू पूछा जाता है तो फिर उन्हें पता चल जाता है हर शिक्षा पद्धति किस, उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी, हमारी केमिकल साइंसेस का CSIR नेट, JRF और LS कैटेगरी, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि एक ही एग्जाम होता है, लेकिन अभी आप जिस आपको JRF अवार्ड होगा या आपको LS अवार्ड होगा। इस सर्टिफिकेट में नंबर का पेपर था, नवंबर 2020 की मैं बात करूं, 200 नंबर के पेपर में जिसने भी 100 नंबर लाया, जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी, यदि अनरिजर्व कैटेगरी 100 नंबर ले आ रही है ना, 100 से थोड़ा सा ज्यादा है, कुछ ज्यादा नंबर, तो यदि वो 100 नंबर भी ला रहे हैं तो उनको क्या मिल रहा है? JRF मिल रहा है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप का अवार्ड हो रहा है। इसी तरह कैटेगरी में EWS की बात करें तो 44%, मतलब लगभग 88 नंबर की हम बात करें, 88 नंबर पे वो EWS ले आ रहे हैं। OBC की बात करें तो 43%, SC की बात करें 33%, ST की बात करें 25% और PWD मतलब जो दिव्यांग लोग हैं वो 25% पे अपने आप को JRF के अंदर क्वालिफाई पा रहे हैं। ये स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं। और LS की यदि हम बात करें तो लगभग 4-5% कम होता है कट ऑफ LS का JRF के कंपैरिजन में। ये हर साल के यही आंकड़े हैं। मैं लगभग 2011 से इसके स्टैटिस्टिक्स पे नजर डाले हुए हूँ और मैंने ये देखा है कि LS और JRF में लगभग 5% का डिफरेंस होता है कैटेगरी वाइज। तो 5% यदि आप कम नंबर लाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? LS मिल जाएगा। हर कैटेगरी में लगभग यही स्टेटस है। अब क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, अपन इस स्लाइड का एक एनालिसिस निकालें तो मुझे समझ में ये आ रहा है कि यदि आप 100 से 110 नंबर लाते हैं और आप यदि कौन सी कैटेगरी में हैं? अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, तो लगभग ये समझिए कि आपको JRF अवार्ड हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि रनिंग MSc में आप JRF क्लियर हो जाएं, क्योंकि जैसे आपकी MSc होगी और आप किसी रिसर्च फील्ड में काम करना चाहते हैं, आपने PhD ज्वाइन की, रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर लगभग 30 से 35 हजार रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड सेंट्रल रहता है वैलिड। 2 साल में यदि आपने किसी चीज को ज्वाइन नहीं किया, किसी PhD वर्क ज्वाइन नहीं किया, तो वो JRF का जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर होकर ऑटोमेटिक LS में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम यहां से अपनी स्ट्रेटेजी को बनाएंगे। देखिए, मैं फिर बता रहा हूं कि कट ऑफ देख करके ही स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी है। मैं आपको फिर बता दूं कि मैक्सिमम, चूंकि आप देख रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी को 100 नंबर लाना है JRF के लिए और LS के लिए उसको 90 नंबर के करीब लाना है। और यदि हम बात करें सबसे लास्ट कैटेगरी PWD की या ST की बात करें तो ST में मात्र कितना समझ रहे हैं आप? 50 नंबर, 50 या 51 नंबर पे JRF हो रहा है और उतने ही नंबर में लगभग LS भी हो रहा है। तो जो भी ST कैंडिडेट्स मुझे सुन पा रहे हैं तो ध्यान दें कि उनके लिए एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बशर्ते हैं वो एक सही स्ट्रेटेजी के साथ इसकी तैयारी करें। SC की बात करें तो लगभग 66 नंबर, 200 में से 66 नंबर लाना है। तो 200 में से 66 नंबर लाना, मुझे लगता है कि यदि हम इसकी पॉजिटिव वे को देखें तो पॉजिटिवली इससे आसान एग्जाम इस भारत में नहीं हो सकता, लेकिन आसान बनाना हमें पड़ेगा। अब आसान जब हम बनाएंगे तो हम कैसे? तो हमारे मन में एक सवाल आएगा कि सपोज करो आज ही मैं सोचना चाहता हूं कि मैं क्या पढूं, कि नेट के एग्जाम के लिए मैं कैसे स्टार्ट करूं, कहां से स्टार्ट करूं।
या मुझे कुछ आता है कि नहीं आता, ये सेल्फ एनालिसिस हम करेंगे। लेकिन उसके पहले हम बात करें तो जैसा आप लोग डाउट सेशन में मुझसे पूछेंगे, सर हम क्या पढ़े, मेरी केमिस्ट्री तो कमजोर है, या मुझे तो लगभग 11वीं 12वीं भी मैंने ऐसे ही कर ली और ग्रेजुएशन भी मैंने अपने जूनियर्स सीनियर्स के नोट्स जो है रट के पास कर लिया, तो क्या हम अब एमएससी में एडमिशन ले लिए हैं तो हम कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसके पीछे अपने भी आंकड़े बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप देखें की पॉइंट फॉर सक्सेस, व्हाट टू लीव इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट टू रीड। क्या छोड़ना है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्या पढ़ने से। हमारे पास एक बहुत बड़ा सिलेबस है, यदि नेट के सिलेबस की हम बात करें तो बिल्कुल आपको गूगल पे मिल जाएगा केमिकल साइंसेस का कि कितना बड़ा सिलेबस है, और यदि उस सिलेबस के आप हर पॉइंट को कवर करने जाएंगे तो क्या क्या उसमें टेक्निकल फॉल्ट और क्या क्या टेक्निकल डिफिकल्टीज आएंगी वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन यहाँ सबसे मेरा जो की पॉइंट सक्सेस का है वो मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट टू लीव इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट टू रीड। इसका ये मतलब हुआ कि क्या पढ़ना है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या छोड़ना है। अब बात करता हूं मैं स्टडी अप्रोच की। सो स्टडी अप्रोच इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट लेवल अबाउट केमिस्ट्री नॉलेज। अब ये कहूं कि एक थंब रूल नहीं होता है किसी चीज को पढ़ने का, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी बातें हम आपको बताएं जो जनरलाइज वे में मेरे अपने 6 साल के अनुभव में मैंने पाई है कि बच्चों के अंदर क्या मिस्टेक्स होती है और क्या लेवल उनका होता है। यदि मैं एमपी की बात करूं तो बहुत हद तक मैं आप लोगों को सहायता और सहयोग कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ के बच्चों में किस तरह के लेवल क्रिएट्स हुए हैं। सो स्टडी अप्रोच इज बेसिकली डिपेंड, हर स्टूडेंट का अपना एक लेवल होता है पढ़ने का, पढ़ाने का, समझने का और समझाने का, या खुद के दिमाग को समझाने का या अडॉप्ट करने का। तो अप्रोच थोड़ी सी वेरी करती है, लेकिन यूजुअली आपको हर किसी बंदे को जनरली जो है बेसिक से ही स्टार्ट करना है और इसके एडवांस वर्जन तक जाना है। बेसिक्स में भी हम कहां से स्टार्ट करें उसको भी आपको स्लाइड में दिखा रहा हूं कि फॉर बेसिक्स यू गो टू द एनसीईआरटी बुक्स। आप बेसिक्स के लिए कहां जा सकते हैं? एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स कौन सी? 11th 12th की, वो भी केमिस्ट्री वाली आपको पढ़ना है। ठीक है, एक बार उसकी पूरी रीडिंग आपको करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डोंट गो टू द मार्केट टू परचेज एनी बुक व्हिच इज डिजाइन्ड फॉर सीएसईआर नेट स्पेशली एक्सेप्ट वन, दिस विल बी स्पूफिंग फॉर यू। इसका ये मतलब हुआ है कि आपको मार्केट जाके, ऐसा नहीं है कि मेरे पापा तो बहुत पैसे वाले हैं तो मैं आज नेट की तैयारी करने का मन बना चुका हूँ या बना चुकी हूँ और 5-10 हजार रुपए मार्केट में लेके गए और उनको बोल दिया कि भैया सीएसईआर नेट की केमिकल साइंसेज में जो भी बुक हो वो तो आप दे दो मेरे को, या जो कुछ भी मार्केट में मिल रहा है वो सब दे दो आप तो, और मैं जाकर के घर में लाइब्रेरी सजा के बैठ गई या बैठ गया। उससे नेट नहीं निकलता बच्चों। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा परचेसिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा परचेसिंग करेंगे तो आप खुद उलझ जाएंगे, क्योंकि हर किसी राइटर का, हर किसी का लेवल एक अलग अलग होता है सोचने का, और उसके कंटेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की हमें जरूरत होती है। मैं हालांकि कुछ बुक्स आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, लेकिन वो बात की प्रोसेस होगी। फिलहाल हमारी यहाँ पर बात चल रही है स्ट्रेटेजी की। Before starting preparation, you must analyze yourself, means your level. Don't copy to others. यहाँ कुछ लोगों को मैं सजेशन देना चाहूंगी कि मेरी सहेली या मेरा दोस्त नेट की तैयारी कर रहा है इसलिए मैं भी करूं, या वो जैसा कर रहा है वैसा मैं करूं। वो जैसा कर रहा है मैं करूं, इसका मतलब ये है कि मेरा दोस्त जो है वो तो मार्केट से जाके फलाने राइटर की बुक ले आया तो मैं भी ले आता हूँ। नहीं, आपको अपना देखना है कि आपका अपना लेवल क्या है। मेरी केमिस्ट्री या मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट आ रहा है, और इंटरेस्ट के बावजूद भी यदि हम ये देखें कि हमारा बेसिक्स कितना है। यदि हमारा बेसिक कमजोर है, सपोज करो किसी ने 11वीं 12वीं के बाद नीट वगैरह की तैयारी की हो, तो ऑब्वियसली बात उसका बेसिक थोड़ा सा अच्छा होगा। और यदि किसी ने नहीं की है और पता चले दोनों सेम बुक ले आए, तो एक को समझ में आएगी और दूसरे को समझ नहीं आएगी। अब जो दूसरे को समझ नहीं आएगी तो वो नेगेटिविटी फैलाएगा। समझ रहे हैं आप कि नेगेटिविटी कैसे फैलाते हैं कि तू भी मत कर, कुछ नहीं होता है, इतनी सारी किताबें कौन पढ़ेगा। किताब आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, थोड़ी सी हम सही स्ट्रेटेजी पे जाएंगे तो उस बात को यहाँ पर ला पाएंगे कि हमें किसी के अंदर नेगेटिविटी डेवलप नहीं करना है। हमें सेल्फ लेवल हमारा जो है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, हमें वहीं से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट योर पोस्ट ग्रेजुएट
ऑनेस्टली विद रेफरेंस बुक, डोंट गो फॉर सीनियर नोट्स। देखिए यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ बच्चे एमएससी में एनरोल्ड हुएंगे, कुछ ने 1 साल पार कर लिया होगा। अब चूंकि पिछला साल कैसा पार हुआ ये सब आप जानते हैं, कोविड सिचुएशन को लेके हम चाहते तो उस समय का बहुत सदुपयोग कर सकते थे, पर गवर्नमेंट ने जो ओपन बुक एग्जाम लेकर के आए तो उसमें किसी ने भी पढ़ाई नहीं की। ये एक ऑनेस्ट मैं आपको बिटर ट्रू बता रहा हूँ, नहीं की। खैर ठीक है, जो समय निकल गया उसको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन यहाँ पर मैं अभी जो प्रवेशित बच्चे हैं उनको एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आपने बच्चों पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि पोस्ट ग्रेजुएशन को आप किताबों के साथ पूरा करें, ना कि नोट्स के साथ। आपको 1 साल देती है गवर्नमेंट और 1 साल आपको पूरी पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि लास्ट के एग्जाम फॉर्म भरने के 15 दिन पहले से पढ़ने बैठे और 5 साल के पेपर उठा लिए और जो आ रहे हैं क्वेश्चन उनको रट लिया और रट के सुबह जाकर के लिख के आ गए और हमारे 85% बन गए। घर वालों को एक गलत खुशी हमने दे दी, एक टेम्परेरी खुशी दे दी कि हमने 85% के साथ हमारा एमएससी केमिस्ट्री में कंप्लीट कर लिया। अब जब घर वाले पूछेंगे कि बेटा क्या है, नौकरी का क्या है इसके बाद, तो बेटा कुछ भी नहीं बोल पाता है, क्योंकि बच्चे को पता है कि उसने ये 85% कैसे बना है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा इन चीजों को समझना है। हमें ये भी नहीं मालूम कि सीनियर के नोट्स में क्या लिखा है, हमें तो बस एक चीज आती है कि रात भर खूब सारा रट लो और सुबह जाके कॉपी में छापाओ। हमें ये काम नहीं करना है। डोंट गो फॉर द बुक्स डिजाइन फॉर नीट IIT JEE, यू थिंक लॉजिकली ड्यूरिंग स्टडी। रट्टू तोता नहीं बनना है। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कोई चीज पढ़े, चाहे आप दिन भर में एक टॉपिक को पढ़े, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि आप किताब बंद करके उसके बारे में 15 मिनट कांच के सामने बोल सकें, और बोले फैक्चुअल बोले, ऐसा बोले कि सुनने वाले को भी ये लगे कि कम से कम इसने रटा तो नहीं है, इसने कुछ समझा होगा। टाइम मैनेजमेंट, पूरी एग्जाम जो है आपकी केमिकल साइंसेस CSIR नेट वाली, वो 3 घंटे की होती है। मतलब आपको एग्जाम हॉल में एग्जाम स्टार्ट होते ही 180 मिनट मिलते हैं और टोटल जो क्वेश्चन है A, B और C को मिला के वो 120 क्वेश्चन है। तो टोटल 120 क्वेश्चन फॉर रीड एंड अंडरस्टैंड। मतलब आपको 120 क्वेश्चंस पढ़ के समझने के लिए 180 मिनट दिए जा रहे हैं। ठीक है, और उसमें आपको उसे अटेम्प्ट भी करना है। मतलब यदि यहाँ आप देखें तो एक क्वेश्चन पे आपको लगभग 1.5 मिनट मिल रहा है। अब 1.5 मिनट मिल रहा है तो कैसे 1.5 मिनट में आपको पढ़ना भी है, समझना भी है, टिक भी करना है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट है कि आप कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है, जो टाइम 1.5 मिनट मिल रहा है, यही सबसे बड़ी वजह है कि जो कट ऑफ हमने पिछली स्लाइड में देखा था वो JRF के लिए 100 नंबर जा रहा था। यदि यहाँ पर ये 180 मिनट की जगह 1 घंटा और बढ़ा दे तो वो कट ऑफ और बढ़ सकता है। बट ये टफेस्ट एग्जाम में भी हमें टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि टाइम जिसने मैनेज नहीं किया, मैंने ऐसे कई लोगों को जो है फेस होते देखा है जिनके पास पूरा नॉलेज था केमिस्ट्री का, बट उनकी जो रीडिंग कंप्रेंशन एबिलिटी थी, जो पढ़ के समझने की जो एबिलिटी थी, वो कमजोर होने की वजह से वो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए। मैंने उन पर बहुत मेहनत की, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने अपने अंदर जब सुधार किया तो वो इस एग्जाम को क्रैक करने में सफल हुए। तो ऐसा आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड यू मस्ट बी वर्क ऑन रीडिंग एबिलिटी एंड कोरिलेट क्वेश्चन फ्रॉम रेफर्ड टॉपिक क्विकली। इसका मतलब ये है कि बच्चा जब भी कोई क्वेश्चन पढ़े तो आधा क्वेश्चन पढ़ के ही उसको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है और वो टॉपिक मैंने तैयार किया है या नहीं किया। यदि नहीं किया है तो हम उसको हटा करके आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ हमारा टाइम सेव होगा। ये बहुत, जो आप चौथे नंबर का पॉइंट देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि आधा क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये टॉपिक मेरे हिस्से का है या ये क्वेश्चन मेरे हिस्से का है या नहीं है। यदि नहीं है तो हम स्किप करेंगे आगे। रेड कलर में आपको दिखाया जा रहा है डेंजर जोन है। डोंट स्टार्ट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एज यूजुअल कन्वेंशनल मेथड। इसका ये मतलब हुआ बच्चों, मैंने कई लोगों को, जब मैं भोपाल से आता था या भोपाल में भी एग्जाम के बाद हम लोग मिलते थे, तो कुछ लोगों की मैंने बातें सुनी। वो क्या करते हैं, पेपर खोलते ही उनका एक तरह से कन्वेंशनल बोर्ड है, कह सकते हैं कि हमें बचपन से ऐसा सिखाया कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करनी चाहिए। अब यहाँ आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला, और उसका जो मार्क्स है वो 2 नंबर का है। यदि आप अपने शुरुआती टाइम को
उस उलझनों वाले क्वेश्चंस में फंसा के रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आपकी सफलता बहुत दूर हो जाएगी। आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना पेपर, वो मैं आपको बताऊंगा। फोकस ऑन योर सेल्फ ड्यूरिंग एग्जाम, डोंट लुक ऑन द अदर्स टेबल। मैंने कुछ लोगों को ऑफलाइन मोड में पेपर देते हुए देखा है कि वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते और दूसरे की OMR में झांकते रहते हैं। उससे आपका होता है टाइम वेस्ट और उससे होता है आपका लो कॉन्फिडेंस कि आप जो भी कर रहे हैं उसको फिक्स रखें कि मैंने जो किया वो सही है, दूसरा जो कर रहा है उसको कुछ करने दो। और मैं आपको रियलिटी एक चीज बताता हूँ कि यदि आपने वास्तव में नेट की तैयारी की है और आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये गारंटी है मेरी कि 180 मिनट तक आपकी गर्दन ऊंची नहीं होती है। इतना रिदमिक क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है कि उसमें वो आपको फंसा लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं पूरी तरीके से। So you should be focused on the time management basically. My slide gives this information to you. Now next, approach to attempt. Start attempt from part C because this part have less question and more weightage, but be conscious about this part. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमारी अप्रोच शुरू करनी चाहिए, जो शुरू करना चाहिए पेपर वो पार्ट सी से करना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट सी ही है जो आपको 25 क्वेश्चन देता है और इसके साथ साथ क्या है, वेटेज ज्यादा है। आप सोचो कि 25 क्वेश्चन आपको पढ़ना है अच्छे वाले जो आपके काम के हैं, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, वो 25 आपको छाटना है और उनको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें वेटेज एक क्वेश्चन का 4 नंबर का है। यदि आपने 25 भी सही कर दिए तो आप सोचिए कि आपके 100 नंबर तो वैसे ही हो जाने हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी पार्ट में मैंडेटरी कंडीशन नहीं है कि आपने ए पार्ट छोड़ दिया है, बी पार्ट छोड़ दिया तो आपको पास नहीं किया जाएगा, या हर पार्ट में पास होना, ऐसा कोई कंडीशन यहाँ नहीं है। आप पार्ट सी में जाइए और पार्ट बी में जाइए। पार्ट बी और सी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम केमिस्ट्री की यदि तैयारी करेंगे मन से, ऑनेस्टी से, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपकी सक्सेस तो इसी में हो जानी, क्योंकि हमने कट ऑफ देख लिए हैं कि कट ऑफ 100, 110, 115 नंबर हाईएस्ट JRF के लिए, और LS के लिए तो उससे भी गिर के आता है। तो हम इस स्ट्रेटेजी के तहत ये काम कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आप सभी लोगों को थैंक यू कह रहा हूं। अब आप लोगों को जो भी क्वेरी होगी यहां से, वो हम हमारे बच्चों के साथ बातचीत करेंगे डाउट सेशन में। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हमें सुन पा रहे थे उनसे हम कुछ बातें करेंगे कि उन्हें किस तरह की क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, या कुछ चीजें मैं और बताऊंगा। मैं या नितिन पटेल बोल रहा हूँ सर। जी सबसे पहले गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून सर, एक जो अभी एक जो चीज है कि कुछ टाइम से CSIR के फॉर्म्स आए नहीं है, मतलब जो जून में होना था 20 में, वो दिसंबर में गया, और जो दिसंबर में होना था वो नहीं हुआ, 21 जून में होना था वो नहीं हुआ। और अभी भी फॉर्म्स के बारे में मैंने कुछ समय पहले चेक किया था तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इस ड्यूरेशन का क्या किया जाएगा CSIR के द्वारा? आपको कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन? इस ड्यूरेशन का कुछ नहीं होगा, ये सारी कोविड सिचुएशन की वजह से, मैंने जैसे आपको फर्स्ट सेकंड स्लाइड में बताया था कि कोविड सिचुएशन की वजह से उनका शेड्यूल पूरा डिस्टर्ब हुआ है। और जैसे नॉर्मल कंडीशंस हो रही है धीरे धीरे हमारे इंडिया में, तो उसके बाद ये ट्रैक पूरा पटरी पे आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नवंबर 2020 में एग्जाम के आंकड़े मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद जब भी होगा उसकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साइट पर आप रेगुलर विजिट करते रहिएगा। सर, एक एज बाउंडेशन भी होता है JRF के लिए, तो वो इंक्रीज हुआ है OBC का? OBC का इंक्रीज हुआ होगा, यदि वो कोई रेगुलर अपडेशन आया होगा तो बिल्कुल उसको हम जानकारी में ले सकते हैं, पर 3 साल से ज्यादा नहीं हुआ है JRF का। और JRF में भी मैं आपको बताऊं तो OBC के लिए यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट में तो ही एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप जनरल से ही फॉर्म भरेंगे। थैंक यू सर। और कोई स्टूडेंट कुछ जानना चाहते हैं? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मुझे पूछना था सर, ओवरऑल टॉपिक में से कितने मार्क्स का मतलब क्वेश्चन आते हैं, किसी टॉपिक में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे पता? हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। जी। मैडम आप ये बताएंगे पहले कि आप बायो बैकग्राउंड से हैं या सर बायोलॉजी। बायोलॉजी से? जैसे हम बात करें बायोलॉजी से, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपको कुछ मैं टॉपिक्स बताता हूँ कि आप उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि उनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है और बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि बायो वालों के लिए हम बायो इनऑर्गेनिक एक टॉपिक होता है, बायो इनऑर्गेनिक एंड बायो ऑर्गेनिक्स, है ना। उसमें आप लोग ये जो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और ये सारी चीजें पढ़ते हैं, उनको आप अच्छे से तैयार करें। क्योंकि मैंने एक एनालिसिस ये किया है कि पार्ट सी के अंदर लगभग 3 क्वेश्चन बायो इनऑर्गेनिक से होते हैं और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पार्ट बी में होते हैं। मतलब यदि हम वेटेज वाइज बात करें, 200 में से लगभग 12 नंबर उधर और 6 नंबर इधर, 18 नंबर, लगभग 10% के आसपास आपका बायो इनऑर्गेनिक और लेंथेनाइड एक्टिनाइड कवर कर लेता है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक पे हम ज्यादा ध्यान दें जिसमें हमें पढ़ना कम पड़े और उनके क्वेश्चंस भी आते हो। तो उसके लिए एक सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा कि आपको प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करना पड़ेगा। जो जून 2011 से पहला ऑब्जेक्टिव हुआ था, तब से लेके अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं, उन सब पेपर को आप सर्च करिए, डाउनलोड करिए और उनका एनालिसिस करिए कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो दिस विल बी गिव वेरी कंफर्टेबल जोन टू यू। थैंक यू सर। सर मुझे और पूछना था कि सर रिएक्शंस मुझे याद नहीं हो पा रही सर, मेरा प्रिपरेशन मोड ऑन है अभी। ओके सर लगभग 60-70 रिएक्शंस हैं और उन्हें याद नहीं, मतलब मेमोराइज करना थोड़ा हार्ड है। I think you are talking about the organic name reactions. यस सर, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन। So organic name reaction पहली चीज तो आपको रटना नहीं होती है, समझिएगा मेरी बात को। यदि आपका ऑर्गेनिक में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन इंटरमीडिएट वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग है और रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट, तो आप अपनी रिएक्शन को करवाते जाइए, जो भी उसका फंडा है उससे करवाते जाइए। नाम पता हो ना पता हो क्या फर्क पड़ता है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसपे हमें मेहनत करना ही पड़ती है, उसके लिए कोई भी एक्सपर्ट कुछ नहीं कर पाएगा कि आप कैसे पढ़ेंगे कैसे करेंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि हमें याद नहीं होती। आप एक चीज करें कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं या जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, यू मस्ट बी सॉल्व इट, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ओके सर। ठीक है, सर स्पेशल टाइम निकालने की मतलब नीड नहीं है ना उसमें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ ट्विंकल मैडम को मैं कहूंगा कि वो शेयर कर देंगे अपने स्टूडेंट से, तो उन्हें कोई भी क्वेरी आती है तो व्हाट्सएप पर मैसेज थैंक यू सर। सर जी ऐसे अगर हम अज्यूम करें कि पेपर दिसंबर में हो, तो अभी हमारे पास 2 to 3 मंथ्स है, तो इस हिसाब से हम इतने बड़े सिलेबस को पर डे वाइज या हर वीक में कैसे मतलब करें कि पेपर सॉल्व भी हो जाए, प्रीवियस पेपर भी हो जाए, और मतलब टॉपिक क्या क्या लें? ठीक है, जैसे एक ही उस पर फोकस करें या? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। निहारिका अभी आप क्या कर रहे हैं? सर एमएससी कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं केवल नेट की प्रिपरेशन ही कर रही हूँ। नेट की प्रिपरेशन में आपने अभी तक क्या किया है, थोड़ा सा मुझे ब्रीफली बताएंगे ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ? सर मैंने मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा है, पर है ना एक्चुअली जैसे क्या होता है कि अगर सिस्टमैटिक नहीं है, हो जाता है, टाइम गैप हो जाता है, तो वो चीजें होने लग जाती है और समझ नहीं आता है। मतलब पहले फिजिकल का टॉपिक ले लें या साथ साथ में कौन सा टॉपिक चलाते रहें। और अगर हमारे पास 4 होते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूँ। हमारे पास 4 चीजें होती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी एक चीज को थोड़ा सा रोकने का जो है विकल्प खुला है। हम 4 में से कोई भी एक चीज को मुझे ऐसा लगता है कि इनऑर्गेनिक इज द मोस्ट कॉमन चॉइस फॉर ऑल द पर्सन्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो लगभग कोई कंपटीशन की क्रिएशन करता ही नहीं, क्योंकि वहां तो सब लोग लगभग अटेम्प्ट करके आते ही। सो हमें यहाँ पर फिजिकल और ऑर्गेनिक में से किसी एक को चूज कर लेना है। ठीक है,
अब यहाँ जानना ये जरूरी है कि आपको कौन सी चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, जिसमें आपकी कमांड हो, फिजिकल या ऑर्गेनिक? सर बायोलॉजी बैकग्राउंड है तो फिजिकल में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम आती है। ओके, और ऑर्गेनिक में? नहीं सर, ऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं है, तो यू शुड बी stop or hold some topics of a physical chemistry and you should be focused on the organic chemistry basically. Okay. क्योंकि यदि हम पार्ट सी की बात करें तो ओवरऑल लगभग सेम वेटेज होता है, सभी चीजों को एक बैलेंस कंडीशन में बना के पेपर डिजाइन किया जाता है, तो वहां कोई बहुत बड़ी ऐसी संभावनाएं नहीं है कि आप फिजिकल छोड़ देंगे या फिजिकल को कम पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिजिकल के आप वो टॉपिक पढ़िए जो आपको देते हो और उससे उसमें वेटेज भी हो। ठीक है, हम 5 आप अटेंड करके कुछ गेन कर था कि 3 महीने बचे हैं और हमें मान लो दिसंबर का अटेम्प्ट देना हो, तो हम क्या करें? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रीवियस पेपर के एनालिसिस करके कुछ टॉपिक्स ऐसे हम 20-25 टॉपिक निकाल सकते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और उनको हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जब भी पढ़ाई करें आपको उन पेपर का एनालिसिस जरूर करना है कि उनकी टफनेस क्या है, उनकी क्या हार्डनेस है, उनकी क्या इजीनेस है और उनका वे ऑफ आस्किंग क्या है ना, पूछने का तरीका। और बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में यदि आपको गाइडेंस चाहिएगा तो मैं अपना नंबर सॉरी सर अनम्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए अपने आप। तो मैं वही कह रहा था कि ये एक ऐसा वास्ट टॉपिक है जिसमें हम बहुत ज्यादा जो है कि 1 घंटे में कवर नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए और उस पर आपकी जो भी क्वेरीज होती है यू कैन फिट ऑन इट और मैं आपको वो सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। ओके सर, थैंक यू। और यहाँ सभी बच्चों को एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग एमपी में कुछ अभी मेरी एक प्लानिंग जो चल रही है, मैं सभी लोगों से शेयर भी करूंगा कि हम एमपी के सारे कॉलेजेस को जोड़ करके एक बहुत बड़ा वेबिनार इस टॉपिक पर करने वाले हैं और उसके लिए मेरी बातचीत भी चल रही है। तो बहुत जल्दी आप लोग जुड़ेंगे और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिलेगा जहां पर आप ऑनलाइन इस चीज का जो भी आपको क्वेरीज होती है उसका सोल्यूशन आपको वहां मिल जाएगा। और कोई स्टूडेंट जिसको कोई समस्या आ रही हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब जो नेट की प्रिपरेशन हम लोगों को एमएससी के साथ ही करना बेहतर रहेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन करवाया एमएससी में, आप एनरोल्ड हो गए हैं, आप अपने प्रिपरेशन को पैरेलली चलने दीजिए। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि नेट की तैयारी करने से आपके एमएससी के परसेंटेज कम हो जाएंगे, एमएससी के परसेंटेज ऑटोमेटिक बन जाएंगे। सर आप कोई सी बुक प्रिपेयर कर सकते हो क्या जो मतलब एमएससी के साथ हम लोगों को नेट के लिए भी बेहतर हो? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आप चाहें तो लिख लीजिए, कुछ बुक्स हैं जो एमएससी में भी आपको काम आएगी और उसका नेट में भी अपना एक वेटेज रहेगा। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम बात करें, आपकी लाइब्रेरी में है नहीं है पता नहीं है, और नहीं है तो आप रिक्वेस्ट करके बुलवा लीजिएगा। एक जोनाथन क्लेडन की बुक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, बहुत अच्छी बुक होती है, उसका सॉल्यूशन मैनुअल भी आप रखिएगा पास में। इसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए पीएस कल्सी के जितने भी उसमें एडिशन आ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म एंड स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए, वो आप अपने लाइब्रेरी से इश्यू करवा के बिल्कुल पढ़िएगा। लेकिन मैं आपसे पहले यही कहूंगा कि आप बेसिक जरूर पढ़ लें कि किसी भी चीज का बेसिक क्या है। इसके अलावा जगदम्बा सिंह की बुक भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जगदम्बा सिंह में ऑर्गेनिक सिंथेसिस आप प्रेफर ना करें क्योंकि उसमें बहुत कुछ ऐसा मटेरियल दिया है जो आपके काम का नहीं होगा, ठीक है, और आप बेवजह उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हर एक कहूंगा हिंदी से हुआ है तो उसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं होगी? क्या चीज? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एमएससी यदि करेंगे तो आपको इंग्लिश खुद ब खुद आने लगेगी, उसके लिए वो इंग्लिश से अलग से पढ़ने जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि साइंस को आप जितना इंग्लिश में पढ़ेंगे वो उतना इजी होगा। आपको रिडक्शन बोलना आसान होगा बजाय कि आप चेन बोलने के। आप समझिए मेरी बात को, ठीक है? तो बहुत अच्छा होगा कि आप धीरे धीरे बुक्स पढ़ने की हैबिट डालें।
और कुछ बुक्स में आपको आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरीज डाल देना, तो मैं आपको बुक्स की लिस्टिंग भी दे दूंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा आपसे तो सभी लोगों से सजेशन यही है कि ये एडवाइस है मेरी कि हर एक टॉपिक के लिए, हर टॉपिक से मेरा मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री की किसी एक अच्छी बुक को प्रेफर करें, ना कि 17 बुक फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आए। क्योंकि यदि आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो बहुत ब्लंडर हो रहा है कि कोई आता है फलानी बुक का नाम बता देता है, कोई आता है इसका नाम बता देता है, और बच्चा कंफ्यूज होकर के सारी बुक्स ला करके अपनी लाइब्रेरी में रख देता है और पढ़ता किसी को भी नहीं है। और केमिस्ट्री की यकीन मानिए अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक लगभग 1200-1500 पेज की होती है, तो वो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में लाने का काम करती है। और कोई सवाल? I hope there are no more questions. ट्विंकल मैम, विंडो शॉपिंग देखने को बोल। Yes, ma'am. तारीफ भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल मैम। एक्चुअली सर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, बहुत इंफॉर्मेटिव लगा, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है बच्चों को बहुत कुछ समझ में आया होगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा पहले आपसे परमिशन ले लें फिर तारीफ करें। हेलो सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू जी। वेलकम सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं हर्षा बोल रही थी। सर एक्चुअली मैं नेट के लिए प्रिपेयर कर चुकी हूँ और मैं गेट के लिए अब पहली बार अपेयर करने चाह रही हूँ। तो सर स्ट्रेटेजी गेट के लिए सेम लगेगी या फिर कुछ जैसे कि आप गेट के लिए मैं आपको एक ही लाइन में बता देता हूँ। गेट के लिए आपको क्या करना है, गेट के लिए आपको ये करना है कि गेट के जितने एग्जाम पहले हुए हैं आप उनको ले लीजिए, और एक एग्जाम होता है IIT JM का, IIT JM, राइट, दिस इज द MS एंट्रेंस एग्जाम, उसके पेपर लीजिए, बिकॉज द गेट विल बी कंडक्टेड बाय IIT। सो जो IIT के एक्सपर्ट्स होते हैं वो उन्हीं क्वेश्चन से आपको टॉपिक, जैसे कि मैं आपको बात करूं, एक छोटा सा टॉपिक बताता हूं कि NNP सेमीकंडक्टर, राइट, NNP टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, नेट का इससे कोई लेना देना नहीं इस टॉपिक से, लेकिन गेट वालों को वहां से क्वेश्चन पूछना ही है, राइट। सिलिकेट्स जो एक टॉपिक होता है उसको यदि नेट वाले नहीं भी पूछेंगे तो चल जाएगा, लेकिन गेट वाले जरूर पूछेंगे, राइट। क्वांटम से क्वेश्चन जरूर आता है, यदि आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं तो क्वांटम पे अपना फोकस करें। फिजिकल केमिस्ट्री से ज्यादातर मैं बायो बैकग्राउंड के सर, इसलिए थोड़ा सा फिजिकल मतलब अपन को है तो ऑर्गेनिक पे ज्यादा मेहनत करें। अच्छा। और फिजिकल में भी कोई ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता है कि बहुत टफ कैलकुलेशंस आ रहे हैं यहाँ पर। यदि फिजिकल आप पढ़ते हैं तो थ्योरेटिकल जरूर पढ़ेगा, कि जिसको थ्योरी नहीं आती फिजिकल की उसको कभी न्यूमेरिकल समझ नहीं आएगा। ओके सर, ठीक है जी सर, ओके, थैंक यू सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, हमारा क्वेश्चन था कि जैसे आपने बता दिया पार्ट बी के बारे में, और जैसे हमें पार्ट ए और बी की तैयारी करनी है तो उसके लिए हम कैसे करें? पार्ट ए के लिए मैडम कोई बुक नहीं आती है, मैं आपको बता दूं, में केवल स्टिचिंग का काम चल रहा है, धोकर लेने का काम चल रहा है। पार्ट ए के लिए किसी बुक के ऊपर मत जाइए आप। पार्ट ए के लिए आप प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करिए और उनके यदि क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, क्योंकि पार्ट ए का जो एप्टीट्यूड है वो थोड़ा सा केट लेवल का होता है, मैनेजमेंट वाला, ठीक है। तो वहां से आप 1-2 क्वेश्चन कर भी लेंगे तो मुझे लगता है कि मुश्किल से 2, 4, 5, 6 नंबर मिलेंगे आपको। सो यू शुड बी फोकस ऑन पार्ट बी एंड सी ऑल्सो। और पार्ट ए को तो आप ऐसे समझिए कि टाइम मिला तो कर लिया और नहीं मिला तो नहीं किया, क्योंकि हमें कट ऑफ क्रॉस करना है अल्टीमेटली। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, हेलो सर। हाँ जी, हेलो, यस सर, कृतिका बोल रही है। सर, जैसे हम MSc की पढ़ाई चल रही है, उसके साथ साथ क्लेडन के नोट्स भी बनाएं या जो टॉपिक आते जा रहा है वो क्लेडन से क्लियर करते जाएं? बिल्कुल। जैसे आपको मैं एक बात बताऊं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि हम बात कर रहे हैं क्लेडन के लिए, तो सबसे पहले तो उसके अंदर आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़िए, जिसमें आपको ये कहेंगे कि रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इनको सबसे पहले आप बेसिक से तैयार कीजिए NCERT के बुक से। सीधे ऐसा नहीं कि क्लेडन उठा के ले आए, अदरवाइज क्लेडन आपकी बाउंस हो जाएगी, ठीक है। आपको पहले बेसिक जो बुनियादी स्तर है उसको तैयार करना पड़ेगा। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ बेसिक्स के कुछ क्वेश्चन हमसे बनते हैं, तब हम थोड़ा सा क्लेडन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है।
तो क्लेडन में भी आपको कुछ टॉपिक जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले पढ़ना है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एडवांस वर्जन क्या है, ठीक है, जो हमने 12वीं 11वीं में पढ़ा है उसका एडवांस वर्जन क्या है, जब आपको वहां थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा, ठीक है, उस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके फिर स्टीरियो केमिस्ट्री पे जाइए कि स्टीरियो केमिस्ट्री का एडवांस वर्जन क्या होता है ना। अभी तक हम स्टीरियो केमिस्ट्री में आरएस नोमेनक्लेचर तक ही जाते थे, लेकिन आरएस नोमेनक्लेचर में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, वो सब आपको क्लेडन में देखने को मिलेगा। तो क्लेडन का आप सॉल्यूशन मैनुअल जरूर लीजिएगा, कोई बुक आप यदि पढ़ते हैं तो उसका सॉल्यूशन मैनुअल जरूर रखिएगा, क्योंकि वो आपको पूरी बातें बताएगा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। एकमात्र वही ऐसी बुक है जो बोलती है। यस सर, ओके सर, थैंक यू। और कोई? Thank you, sir, for sharing very insightful and relevant ideas among all of us in the context of preparation of CSIR NET JRF. Thank you, sir. Our students will definitely get benefit with your guidance, and as I know you, I hope in future. So, if we need your guidance or any help, then you won't feel disturbed with the same. I request all of you, as the COVID period is not over yet, so take all precautions like proper hand wash, wear a mask, use sanitizers, get vaccinated, and spread the same for the well-being of the society. Moving ahead, for the formal vote of, I would like to call Dr. Nasreen Anjum Khan ma'am, Assistant Professor, Department of Chemistry of this college. Nasreen ma'am, over to you. Okay ma'am, thank you ma'am. A warm and pleasant good afternoon to everyone. Myself, Dr. Nasreen Anjum Khan, Chemistry Department, Assistant Professor, Government College, Bichua. A very warm welcome to all of you. On behalf of my colleagues and students, I extend a really hearty vote of thanks to our chief guest, Shri Hitesh Wani sir, who spared time from his busy schedule to grace the occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts and will surely be going to encourage us in our future events. You have explained very well, sir. While preparing for CSIR NET, student will need to plan this study strategically. Sir, you have told us how to start preparation of CSIR exam, difference between JRF and LS exam patterns, marks distribution, negative marking, cut-off marks, self-notes, followed by reference books. Sir, you have told us that basic concept of chemistry should be clear in our mind during the preparation of CSIR JRF examination. Your lecture was full of knowledge and lots of information about CSIR exam. Our students must have benefited from this lecture. Thank you so much, Hitesh Wani sir. Now, I would like to thank to Principal Sir to show his blessing and to motivate us. Thank you so much, sir. Your guidance and cooperation will always enlighten our path and help us to better ourselves. I am very thankful to Dr. Pooja Tiwari ma'am, with whose guidance and inspiration this program becomes successful. I am thankful to the convener of this program, Ms. Twinkle Solanki ma'am, who has designed the program and given her technical support and all types of supports give us. Moving on, I would like to thank Organizing Secretary Dr. Bhojraj Jharpade sir, all the members of organizing team and technical team also, Dr. Gautam Patil, Dr. Anil Kumar Ahirwal, Dr. Kavita Chahal, Dr. Ajit Deheria sir, who has given their support to make this program a success. And
I would like to thank Dr. Sahari Madam and Sarup Sir and all the participants who are attending this lecture series. I am very, very thankful to all of you. At the end of this program, I would like to thanks to all the participants, students who were directly and indirectly associated with this program. I am very thankful to all of you. Now I hand over the stage here to Miss Twinkle Solanki ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Now, moving towards conclusion to the intellectual talk, we would like to finish this with a Kalyan mantra. बहुत अच्छा था विश्वास। आवाज नहीं आ रही, म्यूट तो नहीं था। म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है। तुम म्यूट है, म्यूट। Okay, sorry. मैम अभी भी नहीं चल रहा। Thank you so much, sir. Principal sir. बहुत बहुत बधाई मैडम, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद हितेश वाणी जी को। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा सर और विद्यार्थियों के हित में बहुत बड़ा कदम था ये, विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी। सर क्लोज करें, आपकी परमिशन हो। हाँ मैडम प्लीज, बहुत बढ़िया, बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको, पूरी टीम को पुनः एक बार धन्यवाद। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से हमारे स्टूडेंट्स की सारी क्वेरी सॉल्व की, इतने अच्छे से सब कुछ। जी सर, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, हितेश जी ने बहुत अच्छे से किया और ये वाकई में सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम।
जो उद्देश्य था वो पूरा हितेश हुआ। सर एक क्वेश्चन है सर, सर एक्सक्यूज मी सर, हितेश सर एक क्वेश्चन, जैसे कि आप बोल रहे थे कि JRF यदि 2 साल के अंदर हम ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो हमारा जो है लैप्स हो जाता, तो क्या LS के लिए भी ऐसा कुछ लिमिट रहता है क्या? किस नहीं, LS के लिए कुछ नहीं है, LS लाइफ टाइम वैलिड है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सर एक प्रश्न मेरे दिमाग में भी है सर। जी जी बिल्कुल सर। अभी इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी वाली बात जब हो रही थी शुरुआत में, जी जी तो जो बीटेक BE वाले बच्चे हैं, बी फार्मा वाले हैं, वो भी JRF और नेट दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो बीटेक किया हुआ है उसको PG मतलब केमिस्ट्री में करके तब देना है कि कैसे होगा? नहीं नहीं, बीटेक वाला सीधे दे सकता है सर, उसके लिए मास्टर डिग्री की जरूरत नहीं है। तो बीटेक वाला मान लीजिए बीटेक मैकेनिकल या सिविल का बच्चा है, हाँ, तो वो JRF नेट नहीं, देता है तो जिसने केमिकल इंजीनियरिंग में किया होगा वो केमिस्ट्री में दे पाएगा। बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में हो तो वो दे पाएगा जी। मैकेनिकल वाला ये मतलब साइंस, वो स्ट्रीम वाइज अलग अलग एलिजिबिलिटी है, स्ट्रीम वाइज अलग अलग एलिजिबिलिटी है, उसका एक पूरा PDF है, तो वो जो भी देना चाहेगा वो PDF आपको CSIR की साइट पर मिल जाएगा कि कौन सा स्ट्रीम वाला कौन सा दे पाएगा। जी ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू जी जी जी, ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, ढेर सारी बधाई और सबको नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बंद कर दिया।